कि ममता जी बहुत विस्तार से और बड़ा ही सही तरीके से तथ्यों को सामने रखा अशोक वानखेड़े जी ने। मैं सुन रहा था उनको, अब वो कहीं उनको जाना था इसलिए वो चले गए, लेकिन बेहतर होता अगर वो इस वक्त मौजूद रहते। बहरहाल देखिए, जिस तरह से पानी जो है वो अपनी सतह ढूंढ लेता है, इसी तरह से खबर जो है वो अपना माध्यम ढूंढ लेती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो खबर आज आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ही हिंदुस्तान के अखबारों में छपी। कायदे से अगर गोदी मीडिया का दौर ना होता, अगर इस तरह की सेंसरशिप, एक अप्रत्याशित सेंसरशिप भारत में ना होती जो आज हम देख रहे हैं मुख्य धारा की मीडिया में, तो ये खबर सामान्य रूप से बहुत पहले आ गई होती है कि पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है ये भारत ने, हिंदुस्तान ने खरीदा है। और इसकी शुरुआत तभी हुई जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए प्रधानमंत्री के तौर पे मुद्दतों के बाद, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। वहां पर भारत सरकार की रक्षा सौदों की बड़ी डील हुई, और उसी पैकेज में जो हमने हथियार खरीदे, जासूसी उपकरण खरीदे, उसी पैकेज डील में हमको ये पेगासस सॉफ्टवेयर भी मिला। अब मैं इसमें एक चीज बताना ये चाहूंगा कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, दरअसल ये सॉफ्टवेयर राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ही सिर्फ डील होती है। कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश से, स्टेट विद स्टेट, ये डील होती है। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि ये किसी निजी संस्थान को नहीं दिया जा सकता, ये किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ किसी देश की सरकार को ही दिया जा सकता है। और इसमें एक अंडरटेकिंग ये है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, इसका जो प्रयोग है, वो सिर्फ आप माफिया, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस तरह के रोग एलिमेंट्स हैं जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, आप ऐसे ही लोगों पर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं बहुत मोटा मोटी बताऊं तो यानी दाऊद इब्राहिम है, या दाऊद इब्राहिम का कोई गिरोह है, या लश्कर ए तोयबा जैसा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा जैसा कोई आतंकवादी संगठन है, वो कोई भारत के खिलाफ बम धमाकों की साजिश कर रहा है, या कोई बहुत बड़ी घटना कर रहा है, या दुश्मन देश से कोई साजिश रची जा रही हो और उसका कोई मॉड्यूल भारत में सक्रिय हो, ऐसी स्थितियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारे देश में दो प्रमुख केंद्रीय खुफिया एजेंसी हैं, एक RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेश में या विदेशी शक्तियां जो इस तरह की हैं, या जो आतंकी संगठन हैं, या अंडरवर्ल्ड जो डॉन हैं, जो सीमा पार से ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है वो सक्रिय रहती है, जासूसी करती है, विदेश में जाके जासूसी करती है। और अगर देश के अंदर कोई इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो जो है इस तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती, जासूसी करती है। अब इसमें हुआ क्या ममता जी? हुआ ये कि अगर देश ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के पास भी अगर न्यूक्लियर हथियार हैं तो हमारे पास पेगासस सॉफ्टवेयर भी है, और दुश्मनों के हम नाको चने चबवाएंगे, इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे, लश्कर ए तोयबा पे हम इस्तेमाल करेंगे, हम दाऊद इब्राहिम पे इस्तेमाल करेंगे, जो नकली नोट का कारोबार कर रहे हैं बांग्लादेश से या नेपाल से या पाकिस्तान से, हम जासूसी करेंगे, उनको ट्रैक डाउन करेंगे इस सॉफ्टवेयर से, उनके मोबाइल फोन जो है हम ट्रैक करेंगे। तो जितने भी हमारे देश के दुश्मन हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उनके लिए, चाहे वो सेना हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो रॉ हो, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और हर देशवासी को अमित शाह के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ या अजीत डोभाल के साथ खड़ा होना चाहिए इसमें। ये तो अच्छी बात है कि चौकीदारी ठीक तरह से हो रही है देश की। लेकिन अब हुआ क्या, पेच क्या है? पेच ये हुआ कि जब ये सॉफ्टवेयर आ गया,
अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हमारा एक मानना है, ये हमारा प्रिजम्पशन है कि जब हमने सॉफ्टवेयर लिया, मोदी जी ने लिया या मोदी सरकार ने लिया, तो आतंकवादियों के साथ साथ जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे उनके साथ साथ जो हमारे देश के दुश्मन थे, जो साजिशें रच रहे थे, उन साजिशों तक पहुंचने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए तो ये इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन देश में पत्रकारों के खिलाफ, देश में नेताओं के खिलाफ, देश में जजों के खिलाफ इनका भी इस्तेमाल होना, तो ये दुरुपयोग है और ये ब्रीच है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो आपने इजराइल के साथ करी, या इजराइल ने जिन देशों के साथ ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया, ये उन शर्तों का उल्लंघन था। और यहां सवाल नैतिकता का था। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं अपने घर में एक खुफिया कैमरा लगाऊं घर के बाहर, तो किसी को घर में आपत्ति नहीं होगी कि भाई घर पे रात में कौन आ रहा है, या मेरी गली में कौन है, या मेरे अपार्टमेंट के नीचे कौन है, मैं इसका इस्तेमाल करूं तो सारे अपार्टमेंट के लोग भी स्वागत करेंगे कि भाई आपने जो है वो खुफिया कैमरा लगा रखा है। लेकिन वही खुफिया कैमरा मैं पड़ोसी के घर पे लगा दूं। अब मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने वो खुफिया कैमरा जो है अपने घर के अंदर ही लगा दिया। ये जो एक है, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर मैं आपको एक एसएमएस डालूं और उस एसएमएस को आप ओपन कर दें, उस एसएमएस को आप सी कर दें, या आप उस एसएमएस को अपने मोबाइल फोन पे पढ़ लें, तो ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाता है। और पेनिट्रेट करने के बाद आपके मोबाइल फोन को एक तरह से हैक कर देता है, जिसके सारे कंट्रोल मेरे पास आ जाते हैं। अब आप चाहे अपने घर में हो तो मुझे आपके घर की तस्वीरें मिल सकती हैं, मैं आपके मोबाइल फोन से आपके घर के ही वीडियो बना सकता हूँ। आप जो अपने घर में बात कर रही हैं या कोई जो भी आपकी प्राइवेट एक्टिविटीज हैं, वो सब का सब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं सारे आपके व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं सारे आपके, चाहे आप सिग्नल पे हो, आप किसी भी उस पे हो। होता क्या है कि बहुत लोगों को भ्रांति है, और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर वो फेस टाइम पे बात कर रहे हैं, अगर वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, अगर वो सिग्नल पे बात कर रहे हैं, तो साहब वो तो हैक ही नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने आपके मोबाइल फोन के सारे कंट्रोल ले लिए, जब एक पैरेलल, एक समानांतर आपके मोबाइल के जितने भी कंट्रोल्स हैं मेरे पास आ गए, तो मैं आपके मोबाइल फोन को ऑपरेट कर सकता हूं। और इसलिए चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू बात करें, आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता, आपकी अपनी जो एक निजी जीवन है, उसकी जो गतिविधि है, उसकी जो भी आपकी दिनचर्या है, सब के सब मेरे मोबाइल फोन पे होगी, मेरे लैपटॉप पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा इस तरह का है कि जहां आप किसी के भी बेडरूम में घुस सकते हैं, किसी के बाथरूम में घुस सकते हैं, और आप उसको ब्लैकमेल के कगार तक ले जा सकते हैं। और जाहिर तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल बातचीत हो रही है, जाहिर तौर पे अगर कोई इस तरह की चुनावी समीकरण जो हैं, एक सपोज करिए, हम एक मिसाल के तौर पे, अब अखिलेश यादव हैं, वो बात कर रहे हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी से कि भाई ये मीरापुर की सीट मुजफ्फरनगर में किसको दी जाए, या वो कोई रणनीति बना रहे हो कि साहब हमें जो रथ यात्रा है निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए, या वो कोई इस तरह की एक बिसात बिछा रहे हो सियासत की, और वो सारी चीजें अगर रिकॉर्ड हो जाए, उन दोनों की बातचीत, और अमित शाह को सुना दी जाए या जेपी नड्डा को सुना दी जाए, तो ये तो फिर विपक्ष किस तरह से चुनाव लड़ेगा, विपक्ष किस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज करेगा। और बात सिर्फ सियासी बातचीत की नहीं है। देखिए, हर आदमी की एक प्राइवेसी होती है और उस प्राइवेसी से वो बचता है। और हमारे देश की राजनीति में कभी भी हमने नेताओं की जो निजी जिंदगी है, ना मीडिया ने और ना पक्ष और विपक्ष ने, किसी ने उनको उठाया नहीं। हमने झांक के नहीं देखा कि नारायण दत्त तिवारी जो थे, वो जब अपने शयन कक्ष में जाते थे
तो उनका जीवन क्या था, इसका ना कभी इस पर कहानी करी गई। वो तो इत्तेफाक से उनका स्टिंग ऑपरेशन एक हो गया, वो एक अलग बात है, जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन उनकी निजता पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई आदमी जो है वो मुर्गा खा रहा है, जैसे कि हमें याद आ रहा है कि चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो मुर्गा खाते हुए उनकी तस्वीरें छाप दी गई थी। अभी बहुत सामान्य सी बात है, आदमी क्या खा रहा, आपने फोटो खींच के वो पता चला कि लखनऊ में छाप दिया। लेकिन वो जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती हैं उनके निजी जीवन के बारे में जानने में लोगों को उत्सुकता भी काफी रहती है। नहीं, देखिए, अगर निजी जीवन में कोई दूसरी शादी कर ले, खासकर बॉलीवुड की जो मसाला खबरें आती हैं उस तरह की चीजें हों, तो उसमें देखिए कोई गलत नहीं, ये सब स्पाइसी न्यूज चलती रहती है। लेकिन कोई पॉलिटिकल रणनीति बना रहा है, अब सोचिए राहुल गांधी हैं, वो चन्नी के साथ बात कर रहे हैं पंजाब में। अब पता नहीं क्या बातचीत हो रही है, भाई सिद्धू से ऐसे बात करनी है, सिद्धू, अब वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए पूरा और कहीं लीक कर दीजिए उसको। तो ये तो क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फिर कहां रही। अगर सत्ता पक्ष को, सरकार को, विपक्ष की सारी बातें, सारे मूव, सारी रणनीतियां जो बिसात उन्होंने बिछा रखी, सब कुछ पता लग जाए तो फिर विपक्ष जो है वो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो जासूसी है, ये बड़ी खतरनाक है। दूसरी, अगर हम देखें, गुजरात का इतिहास देखें तो हमें पता लगता है कि वहां एक जासूसी कांड हुआ था, एक स्नूपिंग केस हुआ था, और उस स्नूपिंग केस की बड़ी चर्चा हुई थी मीडिया में 2014 से पहले। अब तो होती नहीं इस तरह की चर्चा। और उसमें ये बात आई थी कि भाई अमित शाह उस वक्त के जो राज्य गृह मंत्री थे गुजरात के, वो कुछ जासूसी कर रहे थे, उसमें किसी महिला का नाम आया था। तो इस तरह की चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी और अमित शाह का जो एक बैकग्राउंड रहा है। जी, संजीव भट्ट जो आईपीएस से वो जो केस हुआ था उसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब एक जासूसी थी, एक किसी महिला की जासूसी हो रही थी, और इस तरह का केस ही सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के, जैसे सपोज करिए अब आपको ममता जी पता लग जाए कि भाई दीपक जी बहुत जासूसी करते हैं, और पता लगे कि साहब मेरी सरकार आ जाए और मेरे पास पेगासस जैसा एक सॉफ्टवेयर खरीदने की खबर आ जाए, तो भाई जाहिर तौर पे आपको लगेगा कि इनकी पृष्ठभूमि भी जासूसी वाली थी, इनका जो एक बेंट ऑफ माइंड है वो भी उस तरह का है। भाई देखिए, जासूसी करना ये एक तरह का एक बिहेवियर है, एक माइंडसेट है। ये एक जो विषय है, आप मुझसे गलत पूछ रही हैं, आपको एक मनोचिकित्सक को बैठाना चाहिए कि भाई ये लोग जो है ये जासूसी क्यों करवाते हैं। तो जासूसी जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, खुफियागिरी कोई अच्छी बात नहीं है। क्राइम तक तो ठीक है, टेररिज्म तक ठीक है, लेकिन ममता जी, हमारे यहाँ जो संस्कार हैं या हमारे यहाँ जो शिष्टाचार हमको स्कूल में बताए गए, हम लोग किसी की डायरी तक नहीं देखते हैं। किसी महिला का पर्स है, चाहे भले वो हमारी सगी बहन हो या हमारी रिश्तेदार हो, हम उनका पर्स खोल के नहीं देखते। हम अपने बच्चों का या हम अपने किसी भाई का, अगर हमें मोबाइल फोन, तो हम वो मैसेजेस नहीं पढ़ते। ये अच्छी बात नहीं है, ये एक गलत संस्कार है और एक गलत तरह की एक बिहेवियर पैटर्न है ये। और ये आप कह सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है, किसी की जासूसी कराना उसकी निजी जीवन में, ये ठीक नहीं, जब तक वो आंतरिक सुरक्षा या किसी के लिए खतरा हो। जैसे कोई श्री प्रकाश शुक्ला जैसा आदमी हो, साइकोपैथ हो, आप उसकी जासूसी करिए, भाई पता नहीं कब किसको मार दे, कब किसका अपहरण कर ले, कब किसको नुकसान पहुंचा दे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कोई आदमी जिसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर आप अगर जासूसी कर रहे हैं तो ये एक प्राइवेसी का ब्रीच है, और पश्चिमी देशों में ये एक अपराध है, जघन्य अपराध है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। जब मैं आज तक में था तो अब्बू सलीम माफिया सरगना, जिनको पुर्तगाल से सीबीआई लेके आई थी, हमको एक इंटरव्यू करना था अब्बू सलीम की पत्नी का, जो अटलांटा में रहती थी, और वो इंटरव्यू एबीपी के न्यूज चैनल पे चला था। तो मेरे ऊपर दबाव था कि भाई एक चैनल ने इंटरव्यू करिए, आप भी इंटरव्यू करिए। तो मैंने फिर अब्बू सलीम की जो पत्नी थी, अटलांटा अमेरिका में रहती थी,
उनका घर का एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब सीबीआई से हमने इकट्ठे किए और हमने अमेरिका में अपना एक रिपोर्टर अटलांटा रवाना किया न्यूयॉर्क से। वो अटलांटा सिटी गया और अब्बू सलेम के घर पहुंच गया, माफिया सरगना की बीवी के यहाँ। हमारे पास विजुअल थे। उसने दरवाजे को नॉक किया। जैसे ही अब्बू सलेम की बीवी ने दरवाजा खोला और कैमरा देखा, उसने कहा नहीं, आप मुझे शूट मत करिए, आपके पास कोई अधिकार नहीं, बिना मेरी सहमति के आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते। अगर आपने कैमरा ऑन किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो हमको बाद में पता लगा कि प्राइवेसी लॉज इतने ज्यादा हार्ड हैं कि आप किसी की तस्वीर नहीं ले सकते। ये अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, इस तरह के कानून जर्मनी में। यही प्राइवेसी लॉज हैं। यही आदमी को एक डेमोक्रेटिक माइंड देता है, यही आदमी को एक इंडिपेंडेंट सोच देता है कि आप बिना उसकी अनुमति के उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसकी फोटो नहीं ले सकते। और आप यकीन मानिए कि हमने लाखों रुपया खर्च किया था उस इंटरव्यू के लिए, ट्रैवलिंग में और सारी चीजें, कैमरामैन अरेंज करने में अमेरिका में, और वो इंटरव्यू हम नहीं ले पाए। क्योंकि अगर हम इंटरव्यू लेते या अबू सलेम की बीवी के, एक माफिया सरगना की बीवी के अगर हम तस्वीरें खींचते तो हम पर मुकदमा हो सकता था अमेरिका में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।